आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। अभी हाल फिलहाल में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण जो नरेंद्र मोदी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। पहले के बारे में जो नालंदा था, ऐसा माना जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय थे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे भारत में, और इसमें देश विदेश के लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे। उस समय नालंदा में जो एडमिशन होती थी वो एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर, और ऐसा माना जाता है कि नालंदा में जो एंट्रेंस एग्जाम जो लेते थे, कंडक्ट जो करवाते थे, नालंदा में जो द्वारपाल होते थे यानी कि चपरासी जो होते थे वो कंडक्ट कराते थे। इससे एक चीज का तो सीधी तौर से ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि उस समय ज्ञान का लेवल सोचिए कितना ऊपर होगा कि एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए एक चपरासी को दे दिया जाता था, और उसी के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन होता था। अब सोचिए कि अभी का देख लीजिए माहौल क्या है। हालांकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में अभी भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसी के आधार पर एडमिशन भी होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि भारत में प्राचीन काल से ये चल रहे थे। हाँ, कुछ आक्रमणकारियों ने, जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो ऐबक का जो उत्तराधिकारी था जो बिहार में बनाया गया था, है ना, वो बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उनका माइंड सेट था कि जब तक ये लिपि रहेगी, अब उसमें बहुत सारा बुक था। ऐसा माना जाता है कि उस समय लाखों पुस्तक विश्वविद्यालय में रखे हुए थे, 90 लाख पुस्तक थे, ऐसा माना जाता है। अब मैं भी पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं। और ऐसा ही मानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया तो बोलते हैं लोग कि 6 महीना तक आग जलते रह गए। अब सोचिए कि कितनी ज्यादा मात्रा में किताबें वहां अवेलेबल होगी, और सब हाथ से लिखा हुआ किताबें हैं। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। ये इतिहास रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का। अब नालंदा विश्वविद्यालय में चाइना से, तिब्बत से, श्रीलंका से, जापान से, विभिन्न देशों के जो छात्र होते थे यहाँ आते थे पढ़ाई करने के लिए। मुख्य रूप से अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय में, तो बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। हालांकि सब धर्म के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज्यादा मिलता है, जैन धर्म के बारे में मिलता है, फिर सनातन धर्म के बारे में तो मिलता ही है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे मुस्लिम धर्म के बारे में भी एक गुरु थे, वो भी वहां आके, धर्मगुरु, वो भी वहां आकर नॉलेज प्राप्त किए थे। तो ऐसा बात नहीं है। और एक बात जानते हैं कि भारत के महान संत जिसको हम लोग आर्यभट्ट कहते हैं, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। अब सोचिए कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले ही बता दिए हैं कि ये जो सूर्यभट्टियम नामक सिद्धांत दिए आर्यभट्ट ने, और जीरो का भी आविष्कार किसने कर दिए थे? आर्यभट्ट नहीं किए। हालांकि उनका नाम नहीं हुआ, क्योंकि वो उतना, जो कि आप समझ रहे हैं कि उस समय आप जो विश्वविद्यालय था नष्ट हो गया, बहुत सारे जो आक्रमणकारी आए उसको लूटा गया बहुत सारा, तो उस स्थिति में नहीं रहा। लेकिन जब कोई ब्रिटिश या कोई विदेशी नागरिक किसी चीज का खोज करते हैं तो आप देखिए वो बहुत फेमस हो गए, प्रचलित हो गए। शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे जिस समय, उसमें बहुत संपन्न स्थिति में थे नालंदा विश्वविद्यालय।
और हम लोग को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। वो गुप्त शासक थे और धर्मपाल जो थे वो पाल वंश के शासक थे। उन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय को कुछ जमीनें दान कर दिया। उस समय जमीन के मामले में क्या होती थी, गांवें होती थी कि चलो भाई 200 गांव आपको हम दे दिए, इसमें आप जो भी करना है कीजिए। और ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय जो होती थी नल नहीं होती थी, कुआं बनाया गया था और बगल साइड में तालाब उलाब रहते थे। उसी के तर्ज पर अभी भी देखिए जो है पुनर्निर्माण हुआ उसका, तो अभी भी कोई नल नहीं लगाया है, कोई टैंकी नहीं लगाया, कोई पाइप नहीं लगाया। बाहर में या उसी के अंदर ग्राउंड में आप देखिए तालाब खुदवा दिया गया ताकि बारिश का पानी जब बारिश पड़े तो उस तालाब में पानी क्या हो गया, पानी ज्यादा देर पानी रहे और उसी पानी से बच्चे लोग फिर क्या करें। अब तो स्टार्ट भी हो गया, यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनर्निर्माण का जो कार्य हुआ स्टार्ट, वो 2007 में जब भारत के जो राष्ट्रपति थे जिसको हम लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम, वो जब आए थे पहली बार बिहार, जब नालंदा विश्वविद्यालय को भ्रमण करने के लिए, तो उनका ध्यान वहां पर था। तो उस समय जो सरकार थी नीतीश जी का थे, अभी भी नीतीश जी का ही सरकार है। तो उस समय नीतीश जी को विधानसभा में एक पारित कानून बनवा दिए गए थे कि आप नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से उसको पुनर्निर्माण कीजिए, जो इसका नष्ट हो गया तो उसको फिर से उसका गौरवशाली इतिहास को बनाइए। इस प्रकार तो तब से नीतीश कुमार धीरे धीरे स्टार्ट किए बनाना, और आज देखिए लीजिए नालंदा फिर से पुनर्निर्माण हो गया इसका, बहुत अच्छी तरीके से इसका आज देख लीजिए चमचमाती हुई बिल्डिंग अब खड़ी है आपके सामने। और अभी वर्तमान में जिस समय नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए, उस समय की आंकड़ा है कि अभी लगभग 400 लोग वहां पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय जो प्रारंभ में शुरुआत में जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे, लगभग में 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे और 10,000 पर जो टीचर होते थे 2,000 टीचर होते थे। तो मान के चलिए अगर 10,000 पर 10,000 बच्चे पर 2,000 टीचर थे, तो रेशियो अगर हम निकालने की बात करेंगे तो मुझे पता चल रहा है कि रेशियो जो होगा कि 5 बच्चे पर 1 टीचर होते थे। इसीलिए तो पढ़ाई का लेवल बहुत ऊंचा था। और अभी आप देख लीजिए स्थिति बिहार का, ठीक है 200 बच्चे भी सरकारी स्कूल में 1 टीचर नहीं अवेलेबल हो पाता है। हालांकि अब कुछ शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए, जब से के पाठक जी आए हैं तब से कुछ सुधार हुए, लेकिन अभी भी उतना। अब देखिए जो प्रारंभ में थे 5 बच्चे पर 1 टीचर, तो बहुत ज्यादा विकास होगा। और ऐसा माना जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में सारे चीज फ्री में होता था। एंट्रेंस दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम में आप सफल हो गए तो आपका एडमिशन हो जाता था। इसी सब के बारे में आज हम लोग कुछ पॉइंट इसके बारे में लिखे हुए हैं कि एग्जाम की व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस वीडियो के द्वारा हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलते हम लोग, पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी ईसा पूर्व में कुमार गुप्त ने किया था। जैसा कि हम लोग अभी जान चुके हैं, बुद्ध गुप्त ने इसे अनुदान में दिया था। इस जमीन को जो है ना बुद्ध गुप्त ने दान में दिया था, उसी पर कुमार गुप्त ने इसका क्या कर दिया, स्थापना कर दिया था। पाल वंशी शासक धर्मपाल ने इस महाविहार को 200 गांव अनुदान में दिए थे। अभी तुम बताएं कि उस समय तो जमीन के मामले में क्या गांव ही दे दिया जाता था ताकि वहां विकास तो विकसित हो अच्छी तरीके से। चौथा पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि नालंदा प्राचीन काल से शिक्षा व ज्ञान का केंद्र रहा। तो ये तो सही बात रियल है, जो कि पहले तो मात्र नालंदा ही पूरा पुराना है, हालांकि तक्षशिला है वो, लेकिन भारत में अब पाकिस्तान में पड़ते हैं। 5वां पॉइंट हम लोग लिखे कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर से
11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक राजगीर जो है ना नालंदा जिला में पड़ता है, तो उससे वो 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छह नंबर क्या पॉइंट है, नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यही तो सिंधु सभ्यता की भी खोज किए थे माना जाता है। 7वां नंबर पॉइंट जो एग्जाम की पॉइंट व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट व्यू से, अलेक्जेंडर कनिंघम 7वीं शताब्दी में यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे, जिसमें सबसे पहले चीन से वेनसांग और इक्तिसांग, ये दोनों चीनी वैज्ञानिक चीनी छात्र थे। तिब्बत से लामा तारानाथ 9वीं सदी में आए थे, ये भी बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। एवं धर्मास्वामीन 13वीं सदी में जैसे छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। ये सारे पढ़ाई करने के लिए आते थे, क्योंकि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बहुत विख्यात था पूरी दुनिया में। 8वां पॉइंट, ये एग्जाम में भी आए हुए हैं कि वेनसांग जो इसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों रूपों में रहे, विद्यार्थी भी रहे फिर शिक्षक बन गए, ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया। इसका आप वर्णन पढ़िएगा, इन्होंने सारा बहुत व्यवस्थित तरीके से इसका वर्णन बताया गया है। पॉइंट नंबर 9, कर हर्षवर्धन के काल तक यह शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था। हर्षवर्धन भी ये चीन से आए हुए व्यक्ति थे, इसके काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कर चुके थे नालंदा। 10वां पॉइंट, यह विश्व का अपने प्रकार का प्रथम विश्वविद्यालय था जहां प्रवेश परीक्षा ली जाती थी और उत्तीर्ण छात्रों को ही अध्ययन की अनुमति दी जाती थी। एंट्रेंस एग्जाम जो अभी अब हर एक लगभग में सब में अब लेता है, बीएड में भी लेते हैं, कोई कोई यूनिवर्सिटी अभी भी लेता है, जैसे बीएचयू, वहां भी अभी एंट्रेंस एग्जाम होती है। 11 नंबर, नालंदा को समुद्रगुप्त का एक ताम्रपत्र और यशोधर्मन के परस्तर स्तंभ अभिलेख के लिए भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रपत्र बोलता है ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से, और प्रस्तर स्तंभ यशोधर्मन से संबंधित है। पॉइंट नंबर 12, यहाँ स्थित नव नालंदा महाविहार वेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। वेनसांग स्मारक यहाँ बनाया गया। इस भवन में वेनसांग का अस्थि कलश स्थापित किया गया। इसका मतलब जो वहां जो वेनसांग अस्थि थी वहां कलश के रूप में स्थापित किया गया है। पॉइंट नंबर 13, नालंदा को 2016 में विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि नालंदा को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, 2016 में शामिल किया गया। पॉइंट नंबर 14,
नालंदा विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म का दो शाखा, एक महायान, एक होता है हीनयान। हीनयान तो ये जो था महायान शाखा से यहाँ शिक्षा होती थी। पॉइंट नंबर 15, यहाँ 9 मंजिला पुस्तकालय भवन एक दर्शनीय स्थापत्य कृति थी। अब बताइए, उस समय 9 मंजिला इमारत बहुत बड़ी बात है। तब तो उतना पुस्तकालय, तब तो उतना पुस्तक उसमें रखा गया था ना। पॉइंट नंबर 16, शिलभद्र यहाँ की प्रख्यात कुलपति रहे थे। शिलभद्र बहुत अच्छे थे उस समय। पॉइंट नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली और संस्कृत भाषा थी। संस्कृत तो अभी भी पता है कि सही भाषा का जननी क्या है, संस्कृत ही है। थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, लेकिन सारे भाषा इसी से निकले हुए हैं। एक नोट लिखे हुए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया गया। मुगल शासक थे, उनको ज्ञान के बारे में मतलब कि सनातन ज्ञान से उसको एलर्जी था, जितना भी मुगल थे। तब तो उन्होंने ऐसा काम किए, यहाँ आग लगभग 6 माह तक जलती रही। अब बताइए, जहाँ 6 माह तक आग जलती रहेगी तो वहां कितना पुस्तक होगा। तो सारे पुस्तक बर्बाद हो गए, जिससे सारा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया, खंडर में बदल गया। अभी वर्तमान गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, यहाँ देखिए इस पॉइंट से हम लोग समझते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण करके उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को किया गया। अब यहाँ पर पठन पाठन का काम स्टार्ट हो गया। अभी का वर्तमान स्थिति में 17 देश के लगभग 400 बच्चे अभी भी वहां अध्ययन कर रहे हैं। अभी का स्थिति है, ये 2024 का स्थिति है, 2024 के अनुसार। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।